यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम एक वेबिनार कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट है कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉ। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती जा रही है कि इस कॉम्पिटेंसी का धीरे धीरे अब अभाव होता जा रहा है। इसीलिए हमको इन सब की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आज जितने लोग मेरे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उन सब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए इस वेबिनार में भाग लिया। अब हम बात करते हैं कि इस वेबिनार के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके जो रीजन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। माइंडसेट का इशू है। देखिए, जैसे हम रेड लाइट पर यदि कोई पुलिस वाला हमें नजर आता है तो हम फट से अपनी गाड़ी रोकते हैं, और यदि कोई वहां सिग्नल नहीं है और कोई पुलिस वाला भी नहीं है तो हम अपनी गाड़ी नहीं रोकते हैं। और यदि कहीं सिग्नल भी है और वहां यह है कि यहाँ कैमरा नहीं है और हमारा चालान नहीं हो सकता, तब भी हम अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे माइंड को फ्रेम करते हैं। इसीलिए कंप्लायंस भी एक माइंडसेट का इशू है। और कंप्लायंस के विषय में ऐसा कहा जाता है कि लोग जब तक इन पर कानून का शिकंजा ना हो तब तक कंप्लायंस के लिए नहीं पढ़ते, जबकि मेरा मानना इससे अलग है। मैं लेबर लॉ की कंप्लायंस के विषय में यह बात कहना चाहता हूं कि इसमें दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक है कंप्लायंस और दूसरी है नॉन कंप्लायंस। अब जो लोग कंप्लायंस करते हैं वो भी दो तरह की कंप्लायंस करते हैं। एक करते हैं लेटर एंड स्पिरिट में, जो अपने एम्प्लॉय के अंदर हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, जो उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, उनको लेबर लॉ के सहारे से उनकी मदद करना चाहते हैं। और दूसरे हैं केवल पेपर पर कंप्लायंस करते हैं ताकि कोई प्रोसिक्यूशन ना हो जाए। तो उन्हें डर कंप्लायंस से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का रहता है कि यदि मेरा प्रोसिक्यूशन हो गया तो क्या होगा। तो वह कंप्लायंस माइंडसेट के साथ साथ कुछ अधूरी सी रह जाती है। और जो लोग नॉन कंप्लायंस में रहते हैं उनकी बात ही अलग है। वो एक तो जो इंटेंशनली नॉन कंप्लायंस में रहते हैं वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दे फील्स अबव द लॉ। और दूसरे वो लोग हैं जो अनइंटेंशनली नॉन कंप्लायंस में चले जाते हैं। वह ये सोचते हैं कि इस कंप्लायंस की हमारे लिए ना तो कोई वैल्यू है, ना ही हमारे लिए इसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उनके लिए केवल पैसा बहुत जरूरी है और वो पैसे के लिए ही अपनी मेहनत करते रहते हैं, भागते रहते हैं और कंप्लायंस को छोड़ते रहते हैं। आज इसको जानने के लिए वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर नोएडा प्रयास कर रहा है कि हम आप लोगों में यह भावना जागृत करें कि लेबर लॉ की कंप्लायंस 100% लेटर एंड स्पिरिट हो, केवल वो पीस ऑन पेपर पर ना हो। आज जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां कंप्लायंस 100% है, लेकिन काफी हद तक पीस ऑन पेपर है। उससे एम्प्लॉयज का भला कितना होता है, उनका अपलिफ्टमेंट कितना होता है, उनकी वर्किंग कंडीशंस कितनी इंप्रूव होती हैं, वह कोई छुपा हुआ कारण नहीं है। बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड जिनके प्रोडक्ट वेल नोन है, लेकिन वहां भी कंप्लायंस ऑन पेपर पर ज्यादा रहती है। उनसे जो एम्प्लॉय का भला है वो नहीं होता है, या वो अपने पैसे की दौड़ में उन कंप्लायंस को पीछे छोड़ देते हैं। आइए अब अगले मुद्दा करते हैं कि यह लेबर लॉ की कंप्लायंस इतनी प्रमुख क्यों है। इसके कुछ रीजन है। नंबर 1, इट इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दैट मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यह दोनों के बीच के संबंधों को मधुर बनाती है ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम हो और अच्छा वातावरण बना रहे, अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा मेल मिलाप।
दूसरा, जो लेबर लॉ की 100% लेटर एंड स्पिरिट कंप्लायंस है, वह वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करती है और उनके एक्सप्लोटेशन को रोकती है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का एक्सप्लोटेशन कहीं छुपा नहीं है। अभी गिग वर्कर्स की बात होने लगी है। तो ये सब ऐसे एरिया हैं जिनमें हम, यदि हम कंप्लायंस लेटर एंड स्पिरिट में करते हैं तो लोगों का भला करते हैं। इट हेल्प्स वर्कर्स इन गेटिंग फेयर वेज। तो यह वर्कर को फेयर वेज पाने में मदद करती है। आज भारत में ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो पेपर पर तो मिनिमम वेज दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वहां मिनिमम वेज की कंप्लायंस कितनी है, यह किसी से छुपा हुआ इशू नहीं है। नंबर नेक्स्ट, इसका बेनिफिट है रिडक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। जहां 100% कंप्लायंस होती है वहां मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और स्ट्राइक का तो प्रश्न ही नहीं होता। प्रमोट हेल्दी एनवायरमेंट कंडीशंस एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। जहां कंप्लायंस है वहां एक तो वर्क एनवायरमेंट बहुत साफ सुथरा बना रहता है, बहुत हेल्दी होता है, कंजीनियल होता है, सकारात्मक होता है और वहां अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोवाइड कंपनसेशन टू वर्कर्स विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स। जिन लोगों की घटना या दुर्घटना में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, पार्शियल या परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो जहां कंप्लायंस पूरी है वहां बहुत बेनिफिट होता है, और जहां कंप्लायंस अधूरी है वहां उसके परिवारजन या वह स्वयं अपनी मदद के लिए भटकता रहता है। नंबर नेक्स्ट है, इट एनहांस द गुडविल और ब्रांड इमेज ऑफ द एम्प्लॉयर। यदि कंप्लायंस अच्छी होती है तो वहां टैलेंट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, वहां लोग आते हैं, वहां लोग ज्वाइन करते हैं, वहां लोग उसकी जो कॉर्पोरेट इमेज है, जो उसकी गुडविल है, उसको आगे बढ़ाते हैं। नंबर नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द मार्केट। जब कंजीनियल एनवायरनमेंट होगा तो लोग वहां स्वयं आकर के ज्वाइन करना पसंद करेंगे। और ये इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन द शॉप फ्लोर। यदि फैक्ट्री एक्ट की कंप्लायंस पूरी है तो वहां हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या सेफ्टी के इश्यूज का पूरा पालन होता है, तो वहां इंसिडेंट एक्सीडेंट कम होंगे और जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है उनका प्रश्न ही नहीं उठता। इट हेल्प टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इससे लोगों का एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ता है। अब हम अगली बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लेबर लॉ कंप्लायंस फॉर एम्प्लॉयज। यदि मैं 100% कंप्लायंस करूं तो मेरे एम्प्लॉय को क्या क्या फायदा होगा। एश्योर मिनिमम वेज एंड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मैन एंड वुमेन। जो आज बार बार लोग बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी की, तो वह यहां समझ में आता है। DEI जो लेबर कंप्लायंस है उससे समझ में आता है कि यहाँ डाइवर्सिटी केवल मेन वीमेन का नहीं, जो डिसेबल्ड हैं या और ज्यादा डाइवर्सिटी के इशू हैं वो भी देखने को मिलते हैं। दूसरा, प्रोटेक्ट एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी थ्रू बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन। तो जो एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी है वह जॉब करते हुए या आफ्टर रिटायरमेंट वो प्रोटेक्ट होता है। नंबर 3, फोस्टर बेटर इंडस्ट्री रिलेशंस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ता है क्योंकि उनका फेयर ट्रीटमेंट होता है और इंडस्ट्री रिलेशंस को मजबूत बनाया जाता है। गारंटीज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी एंड गुड वर्किंग कंडीशंस। जब हमारे लेबर लॉ की कंप्लायंस फैक्ट्री एक्ट या कोल माइंस के हैं, बीड़ी एंड सिगरेट्स के हैं या और के हैं, उन सबकी एज पर एक्ट होती है, तो वहां गारंटी रहती है कि मेरी हेल्थ को या मेरी सेफ्टी को कोई रिस्क नहीं है, तो लोग ज्यादा फ्री होकर काम कर पाते हैं और उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं फॉर द एम्प्लॉयर। इसके एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है। तो यह प्रिवेंट करता है प्यूनिटिव एक्शंस, फाइन्स, पेनल्टीज एंड नॉन कंप्लायंस। तो यह उन चीजों को प्रोटेक्ट करता है जो हमारे लिए लीगल प्रॉब्लम बन सकती हैं यदि मैं कंप्लायंस करता हूँ। फाइनेंशियल थ्रेट्स एंड लॉसेस, जो पेनल्टी लगती हैं या डैमेजेस आते हैं या कोर्ट के द्वारा कुछ अलग चीजें आती हैं, तो वो
फाइनेंशियल लॉसेस को प्रोटेक्ट करती हैं। जो एडवर्स इंसिडेंट एट वर्क, सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी लगभग खत्म हो जाता है। विड्रॉल ऑफ फिस्कल बेनिफिट्स, उन सब की चीजें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब ये इन चीजों से तो प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर को किन किन चीजों से करता है? द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट अनरीजनेबल इलीगल वेज हाइक डिमांड एंड अदर डिमांड फ्रॉम द ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयज। जो ट्रेड यूनियन श्रम संघों द्वारा या एम्प्लॉय द्वारा इलीगल या अनवांटेड डिमांड्स डेवलप की जाती हैं, उन सब की संभावना कम हो जाती है। दूसरी है द ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन बाय मेंटेनिंग एम्प्लॉयज एंड क्लाइंट्स ट्रस्ट इन इट एज फेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं या मेरे एम्प्लॉयज हैं, उन सब में यह भावना पैदा करती है कि यह एक फेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है। यह एनकरेज करती है ऑर्गेनाइजेशनल इंटेग्रिटी को और मिटिगेट रिस्क एंड एंश्योर इंक्रीज्ड अवेयर अबाउट कंप्लायंस। तो यह हर तरह की कंप्लायंस को पूरा कर रिस्क को मिटिगेट करती है कि वहां किसी तरह का भी कोई रिस्क नॉन कंप्लायंस के अकाउंट में पैदा ना। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा है या सोसाइटी एट लार्ज को क्या फायदा है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ फील्ड स्टाफ फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल और फैक्ट्रीज कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो गवर्नमेंट का जो आज इंस्पेक्टर का कंसेप्ट है, उसको जो फैसिलिटेटर बनाने की बात कर रही है, वह ज्यादा मजबूती से अचीव होगा। और दूसरा, उनके नंबर कम होंगे तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ विल इंक्रीज। दूसरा, टू एंश्योर कंप्लायंस विद द पास्ट डिफॉल्ट्स विद कंपल्सरी लेबर ऑडिट्स। तो गवर्नमेंट जो जहां जहां कंपल्सरी ऑडिट करने की बात कर रही है, उन सबको भी गवर्नमेंट हटाती जाएगी। और यदि आदमी या एम्प्लॉयर स्वयं अपने यहाँ इन चीजों को करेगा तो उसका बेनिफिट लंबे समय तक लोगों को मिलता रहेगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल मार्केट में इस तरह जाएगी कि टैलेंट वहां स्वयं अट्रैक्ट होगा। द रेवेन्यू ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल इंक्रीज फिनोमिनली। यदि सब टाइम से जमा करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके पास जो फी के रूप में रेवेन्यू आता है वह बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और किसी तरह का उसको वसूली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 4 है इंडिया इमेज बिफोर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विल improve as a country with negligible non-compliance और labor legislation। तो जो हमारे भारत की आज वेस्टर्न कंट्रीज में या बाहर में जो इमेज है, जिसकी वजह से कुछ लोग एक ऑर्नामेंटल सर्टिफिकेट आईएसओ का लेने लगे हैं, उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। आज हम लॉ की कंप्लायंस नहीं करते, इसीलिए हमें तरह तरह के और सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि जो आईएसओ का सर्टिफिकेशन है उसकी आवश्यकता क्यों? उसकी आवश्यकता इसीलिए कि बाहर में हम लोगों का नाम खराब है, और यदि मेरे पास आईएसओ का सर्टिफिकेट है तो वह इस बात को प्रोटेक्ट करता है कि इनके यहाँ लॉ की कंप्लायंस है। तो यदि हम संपूर्ण जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयर जगत है, वो सब ये पालन करने लग जाए तो भारत की इमेज सुधर जाएगी और आईएसओ का जो अननेसेसरी का खर्चा है या इस तरह के और सर्टिफिकेट का खर्चा है वह स्वयं ही बच जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी चैलेंज या चैलेंजेस क्या हैं, लोग कंप्लायंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए दो बातें हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज इन कंपनीज, जो हमारे एमएसएमईज हैं उनमें कोई रिसोर्स नहीं है, वो रखना नहीं चाहते कि उनकी अफोर्डेबिलिटी वो ऐसा मानते हैं कि लो है। और जो हाई है वहां लोग एचआर पर ज्यादा फोकस हो गए हैं, लेबर लॉ की कंप्लायंस को उन्होंने थर्ड ग्रेड जॉब बना दिया है। तो ये एक लैक ऑफ रिसोर्सेज का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है जिसको खत्म करना आवश्यक है। नंबर 2,
लैक ऑफ लेबर लॉ कंप्लायंस एक्सपर्टीज, जिन लोगों ने लोग रखे भी हैं तो या तो उनकी एक्सपर्टीज या नहीं है, या उनकी स्किल या अपस्किलिंग करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, या जो थर्ड पार्टी के एम्प्लॉयज हैं या गिग रिसोर्स से लिए हुए गिग वर्कर्स हैं, उन सबकी एक्सपर्टीज इन चीजों में नहीं है। वह काम चलाऊ काम करते हैं और उसका इम्पैक्ट शॉप फ्लोर पर आने लगता है। तो यह एक बड़ा विषय बनता जा रहा है कि लेबर लॉ कंप्लायंस की एक्सपर्टीज का अभाव बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। बात तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वास्तव में एक्सपर्ट बहुत कम है जो शॉप फ्लोर पर इसका आरओआई दिखा सके। नंबर 3 हम बात करते हैं अनफेमिलियरिटी विद लॉज। लॉ को लोग जानते ही नहीं, मोटी मोटी बात जानते हैं, इधर उधर से पूछते हैं और उसकी जो आत्मा है, जो सोल ऑफ लॉ है, उसको नहीं पहचानते हैं। नंबर 4 रिडंडेंसी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है कि हर चीज हम सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, वो डेटा कैप्चर करती है, वो कितना सही है कितना है गलत है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। केवल हम बात करते हैं जो इमोशंस हैं उनकी वैल्यू यहाँ आती नहीं है, क्योंकि मशीन में जो डेटा आपने फीड किया है केवल उसी को आप ले सकते हैं और उसके अतिरिक्त और कोई फीलिंग्स या इमोशंस की कोई जगह नहीं है। और आईआर या लेबर लॉ की कंप्लायंस जब तक इमोशंस उसके साथ अटैच ना हो उसकी महत्व को कम कर देती है। नंबर 5 है विजिलेंस इन मैटर्स ऑफ रिवीजन। तो जहां लोग कंप्लायंस नहीं करते हैं, बार बार कोर्ट केस लगते हैं, उनका रिवीजन करते रहते हैं, तो उन सबको ये कम कर देता है। तो इन चीजों से ऐसा लगता है कि हमें इनकी आवश्यकता है कि हम इन चीजों को समय रहते हुए समझें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करें। तो आज इन चीजों को समझने के लिए हमें आज का जो करंट स्टेटस है वह समझना है और फ्यूचर का जो प्लान है वह समझना। आज लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 48 लॉ इनैक्टमेंट्स इन प्रैक्टिस है। लगभग आप यदि देखें उनमें चाहे वो किसी तरह से भी हो तो लगभग 48 प्लस एक्ट ही आते हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उनको 4 कोडों में डेवलप करे और कोशिश करी है, चारों कोड पास भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुए हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। वह एक अलग सब्जेक्ट है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो फ्यूचर प्लान है वो यह है कि इन चारों कोडों में उन जो 48 एक्ट हैं उन सब का समावेश कर इसकी कंप्लायंस को और इजी बनाया जाए। तो इसमें सबसे पहले कोड है कोड ऑन वेजेस 2019। यह 2019 में पास हो गया, इसके रूल भी बन गए लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 और नंबर 4 है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इनमें आने वाले समय के हिसाब से परिवर्तन तो किए गए हैं, लेकिन जब तक ये लागू नहीं हो रहे तब तक एक डिलेमा की स्थिति बन गई है और लोग अभी कंफ्यूजन में और आ गए हैं। कंफ्यूजन का लेवल और बढ़ गया है कि हमें नए का बेनिफिट कब मिलेगा और पुराने कब खत्म होंगे। और जो लोग पुराने में बेनिफिट ढूंढते हैं वो कहते हैं कि नए को लागू करने की जरूरत क्या है जब पुराने में ही सब कुछ है। कुछ लोग इसके लिए बोलते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स। तो ये ऐसी प्लानिंग है कि जिसको जब तक लागू नहीं होगी तब तक इसके क्या परिणाम सामने आएंगे इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। अतः लेबर लॉ की कंप्लायंस के लिए हम सबको इतना जानना और इन सब की डेप्थ में नॉलेज रखना आवश्यक है। आज इतनी ही बात करते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चनों की आपसे बात करता हूं। जिसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने क्वेश्चन आंसर हमें दें ताकि हम उनके क्वेश्चनों का